वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हैं C5 चैनल और मैं हूं मनिंदरजीत सिंह। भारत में लगातार पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसी के साथ साथ सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा पाया जा रहा है। पर अगर सरकार की बात करें तो सरकार का कहना है कि ये राष्ट्र हित में है, इससे देश की तरक्की होगी, ये राष्ट्रवाद है। पर असल में राष्ट्रवाद है क्या? आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्कारयोग सरदार अतिंदरपाल सिंह, जो कि पटियाला के MP भी रह चुके हैं। वह एक सिख चिंतक हैं और इस साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरी पकड़ रखते हैं। आज इस विषय पर हम उनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उनका C5 चैनल में स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अतिंदरपाल जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या? बहुत बढ़िया मुद्दा आपने C5 चैनल से आरंभ किया है, क्योंकि इसी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतवर्ष को भ्रमित करके एक समुदाय, बहुगिनती समुदाय ब्राह्मणवाद को और हिंदूइज्म के मैथोलॉजी को हिंदू राष्ट्रवाद के तौर पर भारत का राष्ट्रवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब देखने और समझने वाली बात देश के नागरिकों के लिए ये है कि भारत का संविधान राष्ट्रवाद के संबंध में क्या कहता है। राष्ट्रवाद की परिभाषा हम किसी पार्टी के उद्देश्य से या किसी पार्टी के चोन मैनिफेस्टो के आधार पर या किसी भी एक संस्था, चाहे वो RSS हो, चाहे वो कोई और संस्था हो, उसकी परिकल्पना के आधार पर हम भारत की राष्ट्रवादिता को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं और भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। भारत का संविधान सबको समानता की गारंटी देता है। भारत का संविधान यह चीज़ पक्की करता है कि इस राष्ट्र में भिन्न भिन्न धर्म एक समान अधिकार लेते हुए, एक समान नागरिकता लेते हुए, वो एक समान ही लोकतंत्र की आर्थकता का उपभोग करेंगे। वो किसी एक भी वर्ग या एक भी धर्म को राष्ट्र का धर्म निर्धारित नहीं करता। तो जब वर्तमान सरकार या भाजपा और RSS की सरकार हिंदुत्व राष्ट्रवाद के हिसाब से बात करती है तो वो देशद्रोही कार्रवाई हो जाती है, वो देश के साथ दुश्मना कार्रवाई हो जाती है, वो भारत के संविधान का कत्ल करती है। अब राष्ट्रवाद क्या है? किसी धर्म आधारित परिकल्पना में भारत का संवैधानिक राष्ट्रवाद निर्धारित नहीं किया जा सकता। भारत का संवैधानिक राष्ट्रवाद भारत के सभी धर्मों के, सभी समुदायों के, सभी भिन्न भिन्न विश्वास रखने वाले लगभग 6,500 प्रजातियों या समुदायों, सामाजिक समुदायों के अभिन्न अंग के रूप में निर्दिष्ट किया गया, उसे परिभाषित किया गया। उसमें कहीं भी किसी भी धर्म को विशेषता नहीं दी गई और भारत को धर्म का अधीन राष्ट्र बनाने या एक धार्मिक राष्ट्र बनाने से संविधान रोकता है और पूर्ण रोक लगाता है। आधी भी नहीं लगाता, संपूर्ण रोक लगाता कि इस आधार पर राष्ट्रवाद को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो भारत के संविधान में राष्ट्रवाद को नागरिकों की, भारत के मौलिक नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता, उनकी जीवन संरक्षण की और जीवन भोगने की और जीवन को सुरक्षित रखने की गारंटी के साथ नागरिकों द्वारा नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक आधार पर राष्ट्र का और सत्ता का निर्माण करना है। ये राष्ट्रवादिता भारत की धर्म आधारित राष्ट्रवादिता नहीं है, समुदाय आधारित राष्ट्रवादिता नहीं है।
एक समान नागरिकता के आधार पर, एक समान न्याय तंत्र के आधार पर भारत वर्ष में वोट आधारित लोकतंत्र की स्वतंत्रता के आधार पर जो प्रबंध नागरिक करेंगे उसको राष्ट्रवादिता का संदेश दिया और उसको राष्ट्रवादिता माना गया। ये परिकल्पना ही भारत को अभिन्न रख सकती है, भारत को आगे टूटने से बचा सकती है और भारत में जितने भी समुदाय या ये कह लीजिए फिरकू अंसर हैं उनको राष्ट्र से मुक्त करवाती है। पर हम देख ये रहे हैं कि भिन्न भिन्न संस्थाओं के जरिए भारत में हिंदू फिरका प्रस्ती के तहत हिंदू राष्ट्रवादिता को उभारा जा रहा है, जिसका भारत का संविधान निषेध करता है। ये भारत के नागरिकों को समझ लेना चाहिए और ऐसी सत्ता भारत का संविधान स्वीकार नहीं करता, ऐसा लोकतंत्र भारत का संविधान स्वीकार नहीं करता, ऐसी संसदीय प्रणाली और ऐसी विधानसभा की प्रणाली को भारत का संविधान स्वीकार नहीं करता। इस बात को न्यायतंत्र को भी समझना होगा, प्रशासन को भी समझना होगा, राजनीतिक तंत्र को भी समझना होगा, सत्ताधारी तंत्र को भी समझना होगा और मीडिया को भी समझना होगा। पर देखा ये चाहता है कि जो सरकारें होती हैं उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, अगर कोई उस आइडियोलॉजी पर काम नहीं करता, उसके खिलाफ है, तो उसे गद्दार कह दिया जाता है। और आप क्या मानते हैं कि सरकारी सोच है और जो बहुगिनती सोच है उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, ना तो बहुगिनती की सोच के आधार पर भारत एक राष्ट्र रह सकता, ना ही सरकारी सोच के आधार पर भारत एक राष्ट्र रह सकता, ना ही किसी और संस्था के या समुदाय की सोच के आधार पर भारत एक राष्ट्र रह सकता। भारत वर्ष एक राष्ट्रीय इकाई तब बनता है जब वो नागरिकों के लिए नागरिकों द्वारा अपनाया गया संविधान अनुसार चलता है। अब संविधान बहुगिनती के आधार पर सत्ता देने का अधिकार तो देती है लोकतंत्र में, पर बहुगिनती के आधार पर संविधान के मौलिक स्वरूप को बदलने का अधिकार नहीं देती। वो पार्लियामेंट को भी नहीं है अधिकार कि हम मन चाहे अनुसार या एक पार्टी के एक राष्ट्रीय तंत्र और एक राष्ट्रीय परिभाषा और विचारधारा के अनुसार हम समुचित भारत के संविधान को नष्ट और भ्रष्ट करके नए सिरे से लिख ले। ऐसी परिकल्पना करना ही देशद्रोही कार्रवाई है, ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। दूसरी जो आपका प्रश्न है कि बहुगिनती का यहाँ ताल्लुक संवैधानिक शक्तियों पर प्रभावी नहीं होता, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रभावी नहीं होता, वो सिर्फ सत्ता की तब्दीली, राजनीतिक तब्दीली पर प्रभावित होता है। राजनीतिक तब्दीली सत्ता में आने वाली सरकार का ये पहला और सर्वोपरि कार्य बनता है। नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है भारत के संविधान में कि वो संविधान अनुसार सबको समान समझेगी, सबका एक समान रूप से आर्थिक विकास करेगी और सबके लिए कार्य करेगी, ना कि किसी वर्ग विशेष के लिए करेगी। भारत के संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व इसीलिए शामिल किए गए। अब यहाँ आकर राष्ट्रवाद की परिभाषा में भ्रमित किए गए समुदाय का संविधान के साथ, आरएसएस या भाजपा जैसी संस्थाओं के साथ सीधा टकराव होता है और उन लोगों का ज़्यादा होता है जो संविधान अनुसार चलना चाहते हैं और संविधान और कानून अनुसार देश का निर्माण करना चाहते हैं। अब हमारे राष्ट्र में क्या, जिस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, धरती को हमने राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, अपनी सीमाओं को हमने राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। वो देश है, राष्ट्रवाद नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र को एक देश की परिकल्पना, राजनीतिक परिकल्पना में, नक्शे में स्थापित कर लेना, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, विश्व संसार व्यापी तंत्र में राष्ट्रवाद नहीं है। वो एक राजनीतिक प्रबंध की परिभाषा है
जिसके लिए संविधान निर्मित किया गया। दूसरी चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है, भारत में क्या कहा गया, जो भारत में आमतौर से सत्ताधीन और सरकार में बैठे लोग कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी कहती है, जो खाकी वर्दी कहती है, या जो न्याय तंत्र भी कहने लग गया, और अब जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में भी जो चीज़ प्रचारित की जा रही है वो बड़ी गलत प्रचारित की जाती है कि प्रति नागरिक को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ठीक है ना। भारत के संविधान में भी जहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, वहाँ नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। ठीक है ना। भाई नागरिक ने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और बड़ी बड़ी विडंबना है, और आज तक ना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस विषय में सोचा, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोचा, ना संवैधानिक सभा ने सोचा कि आप देश में राजनीतिक प्रबंध चलाने वाले नागरिकों को वोट तंत्र के, आर्थिक लोकतंत्र के हिसाब से उनके कर्तव्य तो निर्धारित कर रहे हैं, पर आप सरकार के कर्तव्य निर्धारित क्यों नहीं कर रहे? सत्ता हमें क्या देगी? अगर राष्ट्रवाद का ही सवाल है, राष्ट्रवाद हमसे हमारे प्राण भी ले लेता, राष्ट्रवाद हमसे देश में दंगे भी करवा देता है, फिरका प्रस्ती भी फैला देता है, राष्ट्रवाद हमें देश की सीमाओं पर आहुति देने के लिए भी ललायित करता है और प्रेरित करता है और हमारी बुद्धि और हमारी मनोवृत्ति बनाता है। राष्ट्रवाद हमसे हिंदू राष्ट्रवाद या मंदिर निर्माण करने के तरफ भी लेकर जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रवाद हमसे एक दूसरे फिरके से लड़वाता भी है। ये राष्ट्रवाद की क्या यही परिकल्पना? अगर यही परिकल्पना है राष्ट्रवाद की, तो देश का नागरिक राष्ट्र के लिए टैक्स भी देता है, देश का नागरिक राष्ट्र के लिए आहुति भी देता है, देश का नागरिक राष्ट्र के लिए शहादत भी देता है, देश का नागरिक राष्ट्र निर्माण के लिए अपना खून का बलिदान, अपनी समय का बलिदान, अपनी कमाई का बलिदान भी देता है। देश का नागरिक राष्ट्र के लिए और नौकरशाही के लिए अपनी कमाई हुई पसीने की कमाई भी देता है। ये तो देश के नागरिक की सारे बात है ना। अब राष्ट्र नागरिक को क्या देता है? दंगे, फसाद, कोरोना, कोविड-19 में गंगा और जमुना में बहती लाशें, बिना बताए संस्कार की जाने वाली लाखों लाशें। राष्ट्र क्या दे रहा है नागरिकों को? देशद्रोही का धब्बा राष्ट्र क्या दे रहा है नागरिकों को? और ख़ास तौर से इस देश के अपना माइनॉरिटीज़ को देशद्रोही का धब्बा, आतंकवादी, अपना वक्फवादी, राष्ट्र तो यही दे रहा है ना। फिर राष्ट्र के कर्तव्य क्या है नागरिकों के लिए? इसे भी निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर राष्ट्र हमसे 18.5% औसतन जीएसटी ले लेता है, तो राष्ट्र हमारे जीवन के संरक्षण के लिए क्या करता है? खाकी वर्दी को लोकतंत्र और कानून से के ऊपर का अधिकार देता है कि मारो डंडे इनको। सरकारों द्वारा कहा जा रहा है उन्होंने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाई है, ये इसी पैसे से बनाई है। उन्होंने बोला कि हमने पार्लियामेंट बनाई है, उसके बाद वो सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनाई है, वो भी सरकार के राष्ट्र की तरक्की के लिए बनाई है उन्होंने। एक लीडर की प्रतिमा करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की, वो भी विदेश से बनवा कर, क्या देश के राष्ट्र के कारीगर, राष्ट्र के मूर्तिकार मर गए थे, बचे नहीं थे। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये भ्रमित राष्ट्रवाद है कि आपको मूर्तियों के रूप में राष्ट्रवाद में बदल कर आपको भी जड़ बना देना। नई पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है इस राष्ट्र को, जबकि जो वर्तमान पार्लियामेंट है अभी कम से कम 500 साल जीवित रह सकती है, वो इतनी मजबूत बनी हुई है। उसमें सीटों का प्रबंध भी ऐसा किया गया कि आने वाले और
100 साल तक आबादी बढ़ेगी तो उसके प्रतिनिधि बढ़ेंगे, वो बैठ सकते हैं, प्रबंध हो सकता है, नए सिरे से प्रबंध हो सकता है। तो ये सब भ्रष्टाचारी कार्य हैं। ये सब लोगों की पसीने की कमाई को लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करने की बजाय पूंजीपतियों को लुटाने की कार्रवाई है। आपको संविधान अनुसार अपने कर्तव्य अगर समझाती है सरकार, तो सरकार को भी संविधान अनुसार अपने कार्य निर्धारित करने चाहिए। संविधान ने नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया है। क्या चीज़ें शामिल की हैं? हमारे नागरिकों को कोई राजनीतिक संस्था बताती नहीं है, यूनिवर्सिटी समझाती नहीं है, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए ताकि पहले हम गोरी चमड़ी के गुलाम थे, अब हम अपने काली चमड़ी वाले राजनेताओं के गुलाम रहें। शिक्षा में सब्जेक्ट होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व, संविधान एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि 14 साल की आयु तक के बालकों को भारत में अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। संविधान में ये नहीं लिखा गया कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं लिखा गया। ये समझ लीजिए नागरिकों, संविधान में लिखा गया 14 तक के वर्ष के बालकों को भारतवर्ष में सरकार का ये कर्तव्य है कि वो निःशुल्क शिक्षा दे और शिक्षा प्रणाली निर्मित करे। अब अगर प्राइवेट स्कूलों में आपसे लाखों रुपये के एडमिशन लेके, हजारों रुपये की फीस लेके आपके बच्चों को हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा निःशुल्क नहीं मिल रही है, तो ये राष्ट्रद्रोह है। ये सरकार की तरफ से किया गया संवैधानिक द्रोह है। ये नागरिकों के खिलाफ सरकार की पूंजीपतियों से मिलकर की गई बगावत है। ये तानाशाही है, हिटलरी तानाशाही है। अब संविधान में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के नागरिकों की जीवन का संरक्षण और उनकी सेहत का संरक्षण सरकार करेगी। और उसमें यह बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि ये पैसे लेके करेगी, क्योंकि टैक्स दे रहे हैं नागरिक, पैसे तो दे रहे हैं सरकार को। अब जीवन का संरक्षण क्या हुआ? गंगा में बहती लाशें जिनका कुछ पता ही नहीं है, जमुना में बहती लाशें, सड़कों पर कोविड में खिलरी हुई लाशें, पुलों के नीचे रेता में दबी हुई लाशें। अब इस पूंजीपति उद्योग, मेडिकल, प्राइवेट सेक्टर ने जो 5 स्टार होटल के तरह हॉस्पिटल निर्मित कर लिए हैं, उन्होंने राजनेताओं से अपना एक माफिया बना लिया, जिसमें नौकरशाह भी शामिल कर लिए हैं। तो संविधान का उन्होंने कत्ल कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में बिठाकर किडनियाँ भी निकाल ली, दिल भी निकाल लिया संविधान का, जिगर भी निकाल लिया संविधान का, यहाँ तक के हड्डियां भी निकाल दी, रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी संविधान की। क्या इसीलिए आप सरकार चुनते हैं? संविधान का नीति निर्देशक तत्व यह निर्धारित करता है कि भारत में आर्थिक लोकतंत्र और समानता के आधार पर होगा। यहां तो 30 गुजराती पूंजीपति देश का 100 खरब रुपया लेकर रफू चक्कर हो गए, आज तक नहीं पकड़े गए। यहाँ तो देश की सीमाओं पर शहीद होने वाले फौजियों की लाशों के कफन तक भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। वो डिब्बे भी भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं, जो गत्ते के बनाकर उनमें लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। यहाँ पर फौज में रोजाना MiG-21 विमान, जो कभी का पुराना हो चुका है, कबाड़ बन चुका है, फौज बार बार कह चुकी है, आप जुगाड़ लगा के, जैसे गांव में जुगाड़ लगा के गाड़ी चलती है ना, किसी ने डिबडिबा बना लिया, किसी ने घुड़का बना लिया,
किसी ने कुछ बना लिया अपनी सहूलत के हिसाब से, उस हिसाब से आप MiG-21 अपने जवानों को उड़ाने के लिए जुगाड़ से देते हो। क्या यही सरकार के कर्तव्य है? क्या इसीलिए सरकार हम चुनते हैं? क्या यही राष्ट्र का हित है? क्या यही राष्ट्रवाद है? नहीं, यह राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रद्रोह है। आप नागरिकों को राष्ट्रवाद पढ़ाते हैं, आपको खुद राष्ट्रवाद, राज सत्ता पर बैठे लोगों को राष्ट्रवाद पढ़ने की जरूरत है। खाकी वर्दी वालों को राष्ट्रवाद पढ़ने की, न्याय पढ़ने की जरूरत है। न्याय तंत्र को न्याय पढ़ने की अब जरूरत पड़ गई है। नौकरशाही को न्याय पढ़ने की और कानून पढ़ने की जरूरत पड़ गई है। ये राजनेता, नौकरशाही, खाकी और न्याय तंत्र सभी देश के नागरिकों को, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण करना है, जिन्होंने संविधान को अंगीकार किया है, उनके नौकर हैं। और नौकर बनकर इनको चलाना नागरिकों को आरंभ करना पड़ेगा, तब देश में राष्ट्रवाद स्थापित होगा। नहीं तो ये बिल्कुल झूठा राष्ट्रवाद है, देशद्रोही राष्ट्रवाद है, देशद्रोही लोकतंत्र है। आपको नहीं लगता कि जो राष्ट्रवाद का है सबसे ज़्यादा असर गरीब तबके के लोगों को पड़ रहा है? क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है सरकारों द्वारा कह दिया जाता है ये राष्ट्र हित में है, ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की आम नागरिकों को क्या देन है? राष्ट्रवाद की आम नागरिकों को सिफर देना है, जीरो। सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम से आम नागरिकों का शोषण किया जा रहा है। आर्थिक शोषण किया जा रहा है, न्यायिक शोषण किया जा रहा है, सामाजिक शोषण किया जा रहा है, धार्मिक शोषण किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी मनोवृत्ति का, दिमाग का भी शोषण किया जा रहा है। तो आम आदमी जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्वी तंत्र या इन पिछले 74-76 सालों में भारत में निर्मित किया गया जिस राष्ट्रवाद को, वो आम आदमी को और संविधान को निगल गया। हमें इस राष्ट्रवाद से स्वतंत्र होना पड़ेगा, संविधान ये कहता है। देखिए, मैं संविधान की कुछ मौलिक आपके इसी हिसाब से बातें करता हूँ। अब आम आदमी के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संविधान में अनुच्छेद 21 है। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जुलूस मोदी और शाह और सभी राष्ट्र के राज्य सरकारों ने कोविड में निकाल के रख दिया। निकल गया ना। कहाँ है संविधान अनुसार दैहिक स्वतंत्रता? मेरी प्राण की और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मेरे को संविधान देता है। और हमारा न्याय तंत्र पर यह कहने लग गया कि जो चीज़ें पूरी नहीं की जा सकती उस मामले में हाई कोर्ट निर्णय न दे। कितनी शर्मनाक बात है। आप संविधान से ऊपर हो गए। जो सत्ताधीनधारी लोग, जो न्यायधारी लोग, जो खाकीधारी लोग, जो सिविल सर्विसेज वाले लोग, यहाँ नौकरशाह सीधी बात करूं, संविधान अनुसार आम आदमी की दैहिक और शारीरिक संरक्षण नहीं कर सकते, वो ना नौकर रह सकते हैं, ना सर्विस में रह सकते हैं, ना सत्ता में रह सकते हैं। ये क्रांति आना चाहिए देश में। जब तक ये संविधानिक क्रांति लाने का नागरिक यत्न नहीं करेंगे, अपनी खुद नस्लघात कराते रहेंगे, तो ये नस्लघात हो रहा है। मैं संविधान अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 की बात कर रहा हूँ। अब संविधान में अनुच्छेद 14 और 18 सभी नागरिकों में समानता का अधिकार देता। आपने आप नागरिक की बात की। भारत में लगभग 73-74% वोटर, नागरिक किसान हैं। उन्हें दिल्ली में जाने के लिए देशद्रोही कहा जाता। उनके लिए देश की, राष्ट्र की राजधानी में जाना निषेध कर दिया गया। उन्हें बोला जाता है ये देशद्रोही है, उन्हें बोला जाता है ये आतंकवादी हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या संविधान की धारा 14 और 18 के अधीन नौकरशाही, खाकी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, न्याय तंत्र और सत्ताधारी तंत्र की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो तो स्वास्तिक के अधीन हिंदुत्व राष्ट्रवाद की तानाशाही में लिप्त हिटलर है।
उनकी तो बात ही करना व्यर्थ हो गई है। पर नागरिकों को और न्याय तंत्र को सोचना पड़ेगा, प्रबुद्ध जनों को सोचना पड़ेगा। आम आदमी तो अपना संघर्ष लड़ रहा है। 74% क्या बहुसंख्यक नहीं होते? संविधान कहता है बहुसंख्यक के हिसाब से देश का चालन चलेगा, तंत्र चलेगा, संविधान अनुसार चलेगा। तो 74% देश के नागरिकों को ये चुनी हुई सरकार कहती है तुम देशद्रोही हो, तो फिर सरकार देशद्रोही या राष्ट्र देशद्रोही नहीं हो सकता। 74% नागरिक राष्ट्र हैं, जो सरकार बैठी है वो देशद्रोही है। जो उसके साथ तंत्र मिल गया, जो मीडिया मिल गया, वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्रद्रोही है। तो ये राष्ट्रवाद नहीं होता। अब आइए आप, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद देता है संविधान का। मेरी मौलिक स्वतंत्रता कहाँ है? अभी कोविड काल में ही देख लीजिए, बच्चा अपने पिता की लाश अपने सिर पर उठाकर घूम रहा है, पिता अपने बच्चे की लाश पीठ पर लेकर जा रहा है। क्या यही राष्ट्रवाद का कर्तव्य है? कहाँ गई मेरी स्वतंत्रता का अधिकार? कहाँ है मेरा? मेरी स्वतंत्रता के अधिकार में मेरी वाक स्वतंत्रता भी आती है, मेरी शारीरिक स्वतंत्रता भी आती है, मेरी व्यापार करने की स्वतंत्रता भी आती है। ये तो उन व्यापारियों को जो देश का 100 खरब रुपया लेके गुजराती भाग गए, उनको स्वतंत्रता दे रहे हैं भागने की। जो राष्ट्र का नागरिक इनको टैक्स देके इनके लिए खरबों रुपए के प्रधानमंत्री के लिए विमान खरीदने का प्रबंध करके दे रहा है, उसको आप देशद्रोही बोलते हो? तो ये बातें नहीं चल सकती। संविधान कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात मैंने आपसे पहले की। शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है अनुच्छेद 23 और 24। तो अभी मेडिकल 5 स्टार हॉस्पिटल के जरिए, पूंजीपतियों के जरिए, और उन पूंजीपतियों के जरिए जो आरएसएस और भाजपा के साथ मिले हुए हैं, क्या देश के और राष्ट्र का शोषण नहीं हो रहा? मेरा सवाल है नागरिकों से भी, मीडिया से भी, मोदी से भी और गोदी मीडिया से भी। एक साथ मेरे साथ लाइव टेलीकास्ट आ जाएं, संविधान को सामने रख के करेंगे, एक एक अनुच्छेद के अनुसार करेंगे बात। आए तो सही, एक बार जुर्रत तो करें। अगर वो कहते हम सच्चे हैं, आरएसएस का कोई बुद्धिजीवी सा ला जाए, मैं सबसे डिबेट करने को तैयार हूं। तो ये शोषण जो ये लोग पूंजीपतियों के जरिए हमारा आर्थिक शोषण करके पूंजीपति ले गए, हमारे शरीर का नरोएपन, जो शरीर को हमने तंदुरुस्त रखना था, उस शरीर का शोषण करके हमारे 5 सितारा अस्पताल ले गए। इनको किसने लाइसेंस दिए? सरकार ने दिया ना जी। 1 रुपए वाली दवा को 10,000 रुपए में बेचने का लाइसेंस फार्मेसियों को किसने दिया? सरकार ने दिया ना जी। तो शोषणकारी कौन हुआ? सरकार हुई ना। शोषित कौन हुआ? नागरिक हुआ। किसके जरिए हुआ? हॉस्पिटल के और फार्मेसी के जरिए हुआ। हॉस्पिटल में और फार्मेसी में कौन बैठे हैं? पूंजीपति। वो किसके साथ मिले हुए हैं? राजनेताओं के साथ। और उन्होंने क्या भ्रमित कर दिया? हिंदू राष्ट्रवाद। तो देश कहां रह गया? संविधान कहां चला गया? कत्ल हो चुका है। नई संपूर्ण क्रांति की जरूरत है इस वक्त भारतवर्ष में। संविधान को स्थापित करने की संपूर्ण क्रांति की जरूरत है इस वक्त भारतवर्ष में। और आप आगे देखिए, संविधान में कहता है अनुच्छेद 38 कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय आम आदमी को मिलेगा। सामाजिक तौर पर आम आदमी शोषित है। वो तो हिंदू, मुसलमान, सिख, SC ST के झगड़े में, या उससे आम आदमी से तो जंगल के नागरिकों से जल, जंगल और भूमि छीन ली गई। आम आदमी से उसके जीवन के अधिकार छीन लिए गए। आम आदमी से रोजगार छीन लिया गया। तो कहाँ है सामाजिक?
न्याय हमारे पास है ही नहीं। तो अगर इतने सालों में, पौनी सदी में राष्ट्र स्वतंत्र होने के बाद हमें ये तंत्र न्याय, सामाजिक न्याय नहीं दे सका, तो इस तंत्र की हमें क्या ज़रूरत है? हम क्यों इस तंत्र को पाल रहे हैं? क्यों ब्यूरोक्रेट्स को 4-4, 5-5 लाख की तनख्वाहें दे रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर खरबों रुपए साल के खर्च कर रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों पर अरबों रुपए साल के खर्च कर रहे हैं? यह नागरिकों को सोचना पड़ेगा। हमारा आर्थिक दिवाला निकल गया। हमारे पास 2 जून की रोटी खाने को नहीं बची है। तो कहाँ है समानता? राजनीतिक समानता हमारे पास कहाँ है? भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, और इस विषय पर कभी भी आज तक इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। ये सभी एक दूसरे से मिल गए हैं राष्ट्र का के साथ राष्ट्रद्रोह करने के लिए। अब आइए, राष्ट्र को संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 41 रोजगार काम की गारंटी देता, शिक्षा की गारंटी देता और सामुदायिक सहायता की गारंटी देता। ये तीनों गारंटियाँ संविधान दे रहा है। तो ये गारंटी किसके जरिए आनी है? ये कर्तव्य किसका है? सरकार का है ना। अगर आप हमें हमारे कर्तव्य रोज़ाना याद कराते हो, टैक्स देने के लिए खरबों रुपए के इश्तिहार देते हो, तो भाई साहेब अपने लिए भी एक बार इश्तिहार दे लो कि सरकार ये कर्तव्य है, इनके लिए संविधान ने इसको निर्दिष्ट किया हुआ है, उसमें से क्या पूरे किए? रोजगार दिया, काम की गारंटी दी। आप कहते हो इतने घंटे का कार्य आपको नरेगा में मिलेगा। अरे भाई, नरेगा में मिलने वाली 100 दिनों की दिहाड़ियों से 5 आदमियों का परिवार 100 दिन भी गुजारा नहीं कर सकता, तो बाकी 265 दिन वो भूख में मरे। और आपके मंत्री तो कहते हैं मरो। अभी कहा ना भाजपा के मंत्रियों ने, अनुच्छेद 47 इस चीज़ को निर्दिष्ट करता है सरकार के लिए। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेयों का धीरे धीरे खात्मा किया जाएगा। आपने क्या किया? 1950 में जब संविधान नागरिकों ने अंगीकार किया, तो उस वक्त प्रति नागरिक शराब, जो सरकारी जरिए से शराब बेची जाती है, नीलामी सरकार कराती है, वो प्रति व्यक्ति 10 मिलीलीटर आती थी 1950 में। आंकड़े आपके पास हैं, निकाल लीजिए। आज भारतवर्ष में आपने नशाई करने के लिए शराब को भारतवर्ष में सबसे बड़ा सरकार ने अपना उद्योग बना लिया। जो पब्लिक उद्योग थे उनको तो नीलाम कर रही है मोदी सरकार, और शराब को और मादक तत्वों को, मादक पेयों को प्रफुल्लित किया जा रहा है, और उन पर एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से सरकार अपने खर्चे पूरे कर रही है। आज वो 10% की जगह 1 बोतल प्रति व्यक्ति से ऊपर हो गया। आंकड़े आपके पास हैं। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आपने तो अब बना ही दिया है कानून, ले जाइए अदालत में। उसके बाद सरकार का जो कर्तव्य निर्धारित किया गया था वो था गांव में कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे और गांव के पलायन को शहरों में रोका जाएगा। कितने कुटीर उद्योग आपने स्थापित किए? मैं राष्ट्र से पूछ रहा हूँ, ये राष्ट्र का कर्तव्य था। आप राष्ट्र नागरिकों से सारा कुछ मांगता है, तो राष्ट्र नागरिकों को क्या दे रहा है? हम तो लाखों रुपये का टैक्स दे देते हैं। जब हम बुजुर्ग हो गए तो हमें संभालने वाला हमारा ना बच्चा रहा
और जिस राष्ट्र को हमने टैक्स दिया, बच्चों को तो एक मजदूर बेचारा कुछ नहीं दे पाता, उसके पास कौन सी संपत्ति रह जाती है। एक मजदूर राष्ट्र को टैक्स दे के जाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर उसने 100 रुपये दिहाड़ी भी काम किया है तो अगर उसकी औसत आयु 55 साल भी मान ली जाए तो सरकार को कम से कम 2.5 लाख टैक्स दे जाता है 100 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला। तो आप उसको बुजुर्गी में जब वो काम करने लायक नहीं रहता, उसको क्या देते हो आप? 500 रुपये पेंशन। मैं श्री मोदी और शाह को कहता हूं, आप भी अब वरिष्ठ नागरिकों में आ गए हैं, छोड़ दीजिए अपनी तनख्वाह। 500 रुपये पेंशन मैं देता हूं, अपने इकलौते हो तुम, छड़े हो मोदी, अपना गुजारा करके दिखाओ, निकलो सरकारी सहूलतों से बाहर। क्या राष्ट्र का यही कर्तव्य है? जो टैक्स पे कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम टैक्स पे कर रहे हैं, उद्योगपति टैक्स पे कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग टैक्स पे कर रहे हैं, उनको उनकी आयु और कार्य ना करने लायक जब हो जाती है, ना आप उनको मेडिकल की कोई सहूलत देते हो, ना आप उनको खाने के लिए कुछ देते हो, ना आप उनको आश्रय के लिए कुछ देते हो, तो फिर राष्ट्र का कर्तव्य क्या है? नागरिकों का सड़कों पर रोल देना या गंगा में बहा देना? ये राष्ट्रवाद नहीं चलेगा और ऐसा राष्ट्र भी नहीं चलेगा। ये राष्ट्र हमें नहीं चाहिए, ऐसा राष्ट्र हमें संवैधानिक राष्ट्र चाहिए जो हमारे कर्तव्यों को अगर निर्धारित करता है तो सरकार के कर्तव्यों को भी निर्धारित करे। उसके बिना ये देश नहीं बच सकता, ये राष्ट्र नहीं बच सकता। राष्ट्रवाद के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। ये थे सरदार अतिंद्रपाल सिंह, जिन्होंने हमें संवैधानिक राष्ट्रवाद के बारे में बताया। C5 चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो निडर और निष्पक्ष जानकारी देता है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। देखते रहें C5 चैनल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।